सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा के बारे में। इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, सेलुलर लेवल का है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के बॉडी को ऑर्गेनाइज करते हैं, बॉडी को बनाती हैं और अलग अलग सेल इंडिपेंडेंटली अपना अलग अलग वर्क करती हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं सेलुलर लेवल की, यानी कि सेल्स अपना इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं। हालांकि इसमें सेल्स में थोड़ा सा डिवीजन होता है, ठीक है, लेकिन ये है कि फिर भी सेल्स ग्रुप में काम नहीं करती हैं, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं सेलुलर लेवल। इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। इसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल सिस्टम होता है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ सेंट्रल कैविटी है, सेंट्रल कैविटी में से यहाँ से ये जो माउथ है इसको बोलते हैं हम लोग ऑस्कुलम बोलते हैं, और बॉडी में इसके स्मॉल पोर्स होते हैं, उन्हीं पोर्स से वाटर अंदर को एंट्री करता है। इन पोर्स को हम लोग ऑस्टिया बोलते हैं। ये जो स्मॉल पोर हैं इनको हम लोग ऑस्टिया बोलते हैं, और जो मेन यहाँ पे माउथ है, माउथ जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग ऑस्कुलम बोलते हैं। तो वाटर करंट इसमें स्मॉल पोर या ऑस्टिया से अंदर एंट्री करता है और फिर वो इस बॉडी कैविटी में आता है। बॉडी कैविटी में फिर ये करंट बाहर को निकल जाता है ऑस्कुलम के थ्रू। तो ये जो कैविटी है इसको बोलते हैं सेंट्रल कैविटी या स्पॉन्जोसील। ये जो आप यहाँ कैविटी देख रहे हैं ये है स्पॉन्जोसील या सेंट्रल कैविटी। तो ऑस्टिया से कोई चीज़ अंदर आई, स्पॉन्जोसील में आई, फिर वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चली गई। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि फूड गैदरिंग, इसमें कोई भी जो स्मॉल फूड्स जो इसके अंदर आते हैं वो इसी ऑस्टिया के थ्रू इसमें एंट्री करते हैं। इसके बाद रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी इसी के थ्रू होता है, जो भी ऑक्सीजन वगैरह है वो इसके थ्रू, वाटर के थ्रू इसमें आती है। और इसके अलावा रिमूवल ऑफ वेस्टेज, जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, वेस्टेज बन रहे हैं रेस्पिरेशन के बाद, वो भी इसी में छोड़ दिए जाते हैं। तो इसमें फूड, ऑक्सीजन और वेस्टेज तीनों का जो है कि एक्सचेंज हो जाता है इसी कैविटी के अंदर, और वाटर के थ्रू इसमें चीज़ें अंदर आती हैं और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो इस करंट के थ्रू बाहर को चला जाता है। तो मेनली ये एक्सचेंज जो है वो इसी कैविटी के अंदर होता है। तो इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल कैविटी। और इनमें जो आप देख रहे हैं ये जो बॉडी है इसकी, इसमें अंदर की तरफ सेल्स होती हैं जो डाइजेशन का काम करती हैं। हालांकि इसमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, जो भी इसमें फूड मटेरियल है उसको ये सेल अंदर इंजेक्शन कर लेती हैं। इंजेक्शन करने के बाद उनका जो डाइजेशन करने के बाद उनको फिर जो वेस्ट मटेरियल है उसको इसी कैविटी में बाहर छोड़ देती हैं। तो इस तरह से इसमें पोर्स के थ्रू फूड आता है, फूड मटेरियल, और इन सेल्स के थ्रू वो अंदर को ले लिया जाता है। अंदर लेने के बाद फिर उनका डाइजेशन होने के बाद वेस्ट मटेरियल बाहर को छोड़ दिया जाता है। जैसे आपने फैगोसाइटोसिस में देखा होगा कि फैगोसाइटोसिस में सेल किसी चीज़ को अपने अंदर ले करके उसको डाइजेस्ट करके फिर उसको बाहर निकाल देती है। इसके बाद बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन, स्पिक्यूल, स्पॉन्जिन। ये जो बॉडी है, पूरा स्ट्रक्चर है, वो स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स जिनको कि हम बोलते हैं उसका बना होता है, और वो इनको एक स्केलेटन की तरह वर्क करता है। इसके अंदर इसकी वॉल जो है, इसके अंदर ये आपके स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं जो इसको एक शेप देते हैं, एक रिजिडिटी देते हैं, एक स्ट्रक्चर देते हैं। तो उनको हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से स्केलेटन का काम करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं सेक्सेस के बारे में। सेक्स इसमें सेपरेट नहीं होते, यानी मेल और फीमेल डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, माने हर्माफ्रोडाइट होता है, दोनों सेक्स इस पर मौजूद होते हैं। एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन सेम इंडिविजुअल। एग्स और स्पर्म सेम इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। इंटरनल का मतलब बाहर किसी मीडियम में नहीं होता, अंदर ही होता है, इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर होता है। और जो इनका डेवलपमेंट है, मेटामार्फोसिस है, वो क्या होती है, लार्वल स्टेज के थ्रू, यानी इसमें मेटामार्फोसिस होती है, लार्वा बनता है, लार्वा से फिर एडल्ट एनिमल बनता है। ठीक है, तो इस तरह से जो लार्वा होता है इनका वो एडल्ट से डिस्टिंक्ट होता है, बिल्कुल थोड़ा अंतर होता है, बिल्कुल सेम नहीं होता। जैसा कि आप लोग मेटामार्फोसिस में आगे भी देखेंगे कि बहुत सारे इंडिविजुअल हैं जिसमें लार्वा का शेप अलग होता है और जो एडल्ट है उसका शेप और साइज अलग होता है। तो इस तरह से अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इसमें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्स में आपने देखा कि एग और स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं इसमें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट करके
नया इंडिविजुअल बना लेता है। और अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में इसमें क्या है, साइकॉन या स्काइफा, स्पॉन्जिला या फ्रेश वाटर स्पंज, और यू स्पंज है जिसको कि हम लोग बाथ स्पंज भी आता है कहते हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा जो शरीर नहाते समय शरीर रगड़ने के काम आते हैं, हार्ड पत्थर जैसे, वो यही यू स्पंजिया या बाथ स्पंज है। तो आपने ये देखा कि ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका, और इसके अंदर अंदर की तरफ इसमें सेल्स हैं, और इन सेल्स के थ्रू इसमें एक्सचेंज होता है फूड मटेरियल और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी वेस्ट मटेरियल है उनका इन सेल्स में एक्सचेंज होता है। तो इन सेल्स में चूंकि यहाँ पे डायरेक्टली एक्सचेंज हो रहा है तो इसीलिए हम इसको सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यानी यहाँ कोई बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि कौन सी सेल किस फंक्शन को, हालांकि इसमें लो लेवल ऑफ डिवीजन होता है, लो लेवल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर होता है, इसमें थोड़ा बहुत डिवीजन होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। और जो अंदर की जो आप यहाँ पे देख रहे हैं लेयर देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोइनोसाइट्स। ये जो अंदर की सेल की पूरी लाइनिंग है इसको हम लोग बोलते हैं कोइनोसाइट। ये कोइनोसाइट ही ये जो कोइनोसाइट इस स्पॉन्जोसील को कवर करती हैं, और यहाँ पे जो कैनाल्स आप देख रहे हैं इनको कवर करती हैं, पोर्स को कवर करती हैं। तो ये इन्हीं कोइनोसाइट्स के थ्रू एक्सचेंज होता है फूड मटेरियल्स को, फूड मटेरियल्स का, नाइट्रोजनस का, वेस्ट का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। और इन कोइनोसाइट्स को हम लोग कीप सेल्स भी बोलते हैं। तो ये जो अंदर की तरफ लेयर है सेल्स की, इनको क्या बोलेंगे, कोइनोसाइट या कीप सेल। तो इस तरह से आपने पोरीफेरा ग्रुप का जनरल स्ट्रक्चर देख लिया है।